अच्छा सोचिए कि अगर आज हमें मतलब बिल्कुल स्क्रैच से एक नया समाज बनाना हो तो हम क्या करेंगे? शायद एक संविधान लिखेंगे, है ना? फिर अदालतें, पुलिस ये सब बनाएंगे। राइट। लेकिन क्या हो अगर ये सब बिना किसी कागज कलम के सिर्फ परंपरा और आपसी समझदारी के आधार पर सदियों तक चलता रहे? हम्म। आज हम एक ऐसी ही कह सकते हैं कि अद्भुत स्वशासन व्यवस्था की दुनिया में उतर रहे हैं। हाँ। मुंडा शासन व्यवस्था। हम्म। हमारे पास जो दस्तावेज हैं वे एक ऐसी संरचना दिखाते हैं जो जो सच में हैरान कर देती है। बिल्कुल। और ये सिर्फ इतिहास का कोई पन्ना नहीं है, ये इस बात का एक जीता जागता सबूत है कि कैसे एक समुदाय ने न्याय, प्रशासन और अपनी आस्था को एक ही धागे में पिरोया था। हाँ, एक आत्मनिर्भर व्यवस्था बनाई। यहाँ हर भूमिका साफ है, हर समस्या के लिए एक समाधान है, और सबसे बड़ी बात, सब कुछ एक दूसरे से गहराई से जुड़ा हुआ है। तो चलिए इस जटिल लेकिन आकर्षक पहेली को परत दर परत सुलझाते हैं। हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि ये व्यवस्था क्या थी, बल्कि ये समझना है कि ये क्यों इतनी असरदार थी और ये हमें आज सामुदायिक जीवन के बारे में क्या सिखा सकती है। चलिए इस व्यवस्था को समझने के लिए हम एक काल्पनिक मुंडा गांव में चलते हैं। मान लीजिए दो परिवारों के बीच जमीन को लेकर कोई छोटा मोटा झगड़ा हो गया। अब वो किसके पास जाएंगे? यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है और हम मिलते हैं गांव के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति से, मुंडा से। मुंडा शब्द का मतलब ही है विशिष्ट व्यक्ति, है ना? हाँ, और ये विशिष्टता उन्हें विरासत में मिलती है। मुंडा गांव का प्रशासनिक प्रमुख होता है और यह पद वंशानुगत है, लेकिन उन्हें सिर्फ एक हेडमैन समझ लेना वो एक गलती होगी। अच्छा। जैसा कि हमारे दस्तावेज दिखाते हैं, उनके काम बहुत बड़े थे। गांव वालों से लगान वसूलना, ओके। गांव में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना, और सबसे जरूरी, गांव के आपसी विवादों को निपटाना। मतलब ये सिर्फ एक पद नहीं था, बल्कि पूरे गांव की धुरी थे वो। बिल्कुल। लगान, कानून व्यवस्था और न्याय, यानी गांव के स्तर पर लगभग सारे अधिकार एक ही व्यक्ति के पास। और यहीं पर एक बहुत दिलचस्प शब्द आता है, खूंटकट्टी भूमि। हाँ। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि किसी परिवार ने सालों की मेहनत से जंगल साफ करके उसे खेती के लायक बनाया, तो वो जमीन सिर्फ उनकी नहीं हुई, वो उनकी पहचान बन गई, है ना, उनकी विरासत। क्या यही खूंटकट्टी का असली मतलब था? आपने बिल्कुल सही पकड़ा और यहीं इस व्यवस्था का जो मूल दर्शन है वो छिपा है। हाँ। खूंट का मतलब है परिवार। अच्छा, खूंट मतलब परिवार। हाँ। तो खूंटकट्टीदार वो हुआ जिसने अपने परिवार के साथ मिलकर उस जमीन को आबाद किया। इसलिए ये सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं है, ये पहचान का एक जीवित दस्तावेज है। जिस परिवार ने जंगल को जीवन दिया, वही परिवार समुदाय को नेतृत्व देता था। मतलब नेतृत्व कमाया जाता था, छीना नहीं जाता था। वाह, मतलब जमीन पर अधिकार यहाँ सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि एक नैतिक अधिकार भी था। सही कहा। पर ये तो एक व्यक्ति के हाथ में बहुत ज्यादा ताकत लगती है। क्या मुंडा के फैसले को कोई चुनौती नहीं दे सकता था? क्या आम गांव वालों की आवाज सुनने के लिए कोई मंच नहीं था? बहुत अच्छा सवाल है। नहीं नहीं, मुंडा कोई तानाशाह नहीं था। समुदाय की आवाज के लिए भी एक व्यवस्था थी। हर गांव की अपनी पंचायत होती थी, जिसे हातू कहा जाता था। हातू? और इस पंचायत का प्रमुख होता था हातू मुंडा। ये एक तरह की ग्राम सभा थी, जहां गांव के सभी लोग मिलकर अपने मसलों पर चर्चा करते थे, फैसले लेते थे। तो मुंडा जहां गांव का प्रशासनिक प्रमुख था, वहीं हातू गांव की सामूहिक आवाज थी। बिल्कुल। अच्छा, तो गांव के भीतर के मामले तो मुंडा और हातू पंचायत मिलकर सुलझा लेते थे। लेकिन अब मामला थोड़ा और पेचीदा करते हैं। क्या होता अगर दो गांव के बीच, मान लीजिए नदी के पानी को लेकर या जंगल के रास्ते को लेकर कोई बड़ा विवाद हो जाता? तब कौन फैसला करता? और यहीं यहीं इस व्यवस्था की असली प्रतिभा और दूरदर्शिता सामने आती है। जब मामला एक गांव की हदों से बाहर निकल जाता, तो उसे सुलझाने के लिए एक ऊंची अदालत थी। कई गांवों को मिलाकर एक पढ़ा या परहा पंचायत बनाई जाती थी। और ये कोई मामूली पंचायत नहीं थी। मामूली नहीं थी मतलब आप इसे ऐसे समझिए कि पढ़ा पंचायत ही उस पूरे इलाके की सुप्रीम कोर्ट थी। सुप्रीम कोर्ट? हाँ, वही सरकार थी और वही संसद भी। एक मिनट, सुप्रीम कोर्ट, सरकार और संसद सब एक में? ये तो आज की किसी भी व्यवस्था से बहुत अलग और बहुत शक्तिशाली लगता है। तो जाहिर है इस सर्वोच्च संस्था का कोई प्रमुख भी होता होगा। हाँ, और उन्हें कहते थे पढ़ा राजा। वो इस पूरी व्यवस्था के शिखर पर थे।
उनका पद बहुत सम्मान और अधिकार वाला होता था और मुश्किल मामलों में उनका फैसला ही अंतिम माना जाता था। पढ़ा राजा, ये पद तो बहुत शक्तिशाली लगता है। क्या सारी ताकत एक ही व्यक्ति के हाथ में थी? ये तो तानाशाही जैसा हो सकता है। क्या उसे सलाह देने या उस पर अंकुश लगाने के लिए कोई व्यवस्था थी? बिल्कुल थी। पढ़ा राजा कोई वन मैन शो नहीं चलाते थे। उनके पास अपनी पूरी एक कैबिनेट, एक पूरी टीम होती थी जो उन्हें सलाह भी देती थी और राजकाज चलाने में मदद भी करती थी। वाह, ये तो पूरी एक कैबिनेट लग रही है। मतलब राजा अकेले नहीं थे। बिल्कुल। तो इस कैबिनेट में कौन कौन लोग थे? हमारे दस्तावेजों में कुछ खास पदों का जिक्र है ना? हाँ, एक पूरी सूची है। जैसे दीवान थे। दीवान? हाँ, जिन्हें आप आज के प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का सलाहकार समझ सकते हैं, जो राजा के दाहिने हाथ की तरह काम करते थे। फिर ठाकुर थे, जो राजा के सहायक होते थे। पांडे का काम था सारे दस्तावेजों और कार्यवाही का रिकॉर्ड रखना, एक तरह से आज के सेक्रेटरी। ये तो हैरान करने वाला है। एक दीवान, एक सहायक, एक रिकॉर्ड कीपर, और भी कोई था? लिस्ट लंबी है। सुरक्षा और कानून लागू करवाने के लिए बरकंदाज थे। बरकंदाज मतलब गांव के सिपाही? हाँ, सिपाही। सभा की कार्रवाई ठीक से चले, कोई हंगामा न हो, ये देखने के लिए दारोगा होते थे। और जो बात मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगती है, वो है लाल का पद। लाल? ये कौन थे? लाल सभा के वकील होते थे। वकील? रुकिए, क्या कहा आपने? वकील? हाँ, वकील। उनका काम था दोनों पक्षों की दलीलें राजा के सामने रखना। इसका मतलब ये सिर्फ राजा का फरमान नहीं था, बल्कि बाकायदा बहस होती थी। दोनों पक्षों को सुना जाता था, सबूत देखे जाते थे। ये तो किसी आधुनिक अदालत के सिद्धांत जैसा है। यह अविश्वसनीय है। यही तो इस व्यवस्था की खूबसूरती है। ये न्याय के सिद्धांतों पर आधारित थी। हर किसी को अपनी बात रखने का मौका मिलता था। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण पद था मानकी का, जो पढ़ा पंचायत के प्रधान होते थे, और ये पद भी वंशानुगत था। अच्छा। कुछ इलाकों में मानकी ही सबसे शक्तिशाली होते थे, तो कुछ में पढ़ा राजा। ये क्षेत्र के हिसाब से थोड़ा बदलता रहता था। और ये सब लोग मिलते कहाँ थे? इतनी बड़ी पंचायत, वकील, राजा, इनकी बैठक के लिए कोई खास जगह तो होगी? हाँ, और वो जगह भी बहुत खास थी। इन सभी पंचायतों की बैठकें, चाहे वो गांव की हातू हो या पढ़ा, एक खुली जगह पर होती थीं, जिसे अखड़ा कहते हैं। अखड़ा? लेकिन अखड़ा सिर्फ कोई पंचायत भवन या कोर्ट रूम नहीं था, बल्कि वो गांव का दिल था, उसका कम्युनिटी सेंटर था। कम्युनिटी सेंटर? यह दिलचस्प है। मतलब जहां दिन में जमीन के झगड़ों पर गंभीर बहस हो रही है, वहीं शाम को उसी जगह पर नाच गाना हो रहा है, त्योहार मनाया जा रहा है। गांव के सारे सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम वहीं होते थे। न्याय और जीवन, काम और उत्सव, सब एक ही जगह पर। ये कल्पना है कितनी सुंदर है। अब तक हमने प्रशासन, कानून और न्याय की बात की, जो किसी भी समाज का ढांचा होता है। लेकिन सिर्फ कानून से तो समाज नहीं चलता। लोगों की आस्था, उनके डर, उनकी उम्मीदें, क्या इन सब के लिए भी इस व्यवस्था में कोई जगह थी? बिल्कुल। और वो जगह अलग नहीं थी, बल्कि इसी ढांचे का एक अभिन्न अंग थी। हर मुंडा गांव का एक धार्मिक प्रधान होता था, जिसे पाहन कहते थे। हाँ, पाहन गांव के आध्यात्मिक रक्षक थे। उनका काम गांव में शांति और समृद्धि के लिए पूजा पाठ करना, बलि चढ़ाना और त्योहारों को संपन्न कराना था। तो एक तरफ मुंडा थे जो गांव का प्रशासन देखते थे, और दूसरी तरफ पाहन जो गांव का आध्यात्मिक स्वास्थ्य देखते थे। ये दोनों भूमिकाएं कितनी महत्वपूर्ण थी, इसका अंदाजा कैसे लगता है? इसका अंदाजा इस बात से लगता है कि समुदाय उनके काम का सम्मान कैसे करता था। पाहन को अपना काम करने के लिए लगान मुक्त जमीन दी जाती थी, जिसे डाली कटारी भूमि कहते थे। डाली कटारी भूमि? हाँ, ये एक तरह से उनके काम के लिए दिया जाने वाला मानदेय था, जो दिखाता था कि समुदाय की आध्यात्मिक सेहत को भौतिक समृद्धि जितना ही जरूरी माना जाता था। इसी से जुड़ा एक और बड़ा अनोखा शब्द है, भूतखेता। ये नाम ही थोड़ा डरावना और रहस्यमय लगता है। इसका क्या मतलब था? ये असल में गांव के लिए एक तरह का आध्यात्मिक बीमा था। आध्यात्मिक बीमा? हाँ, ऐसी मान्यता थी कि गांव को बुरी आत्माओं और भूत प्रेत के प्रकोप से बचाना जरूरी है। इस काम के लिए एक विशेष पूजा होती थी, और उस पूजा के खर्चे के लिए पाहन को जो अतिरिक्त जमीन दी जाती थी, उसे भूत खेता कहते थे। इस जमीन की आय से ही गांव की अदृश्य शक्तियों से रक्षा की जाती थी। ये दिखाता है कि उनकी दुनिया में प्राकृतिक और अलौकिक शक्तियों के बीच संतुलन कितना मायने रखता था। और क्या पाहन भी ये सब अकेले करते थे, या उनके भी सहायक थे जैसे मुंडा के थे? उनके भी सहायक थे।
महतो नाम का एक अधिकारी होता था, जो पाहन का सहायक तो था ही, साथ ही वो गांव का संदेशवाहक भी था। अच्छा, संदेशवाहक भी। हाँ, पंचायत के फैसले या पाहन का कोई संदेश गांव वालों तक पहुंचाने का काम वही करता था। उनके अलावा पुजार या पनभरा भी होते थे, जो पूजा पाठ की तैयारी में पाहन की मदद करते थे। तो अगर हम इस पूरी तस्वीर को एक साथ देखें तो ये एक अद्भुत, कह सकते हैं भी, त्रिस्तरीय संरचना लगती है। सबसे नीचे गांव का मुखिया मुंडा, जो जमीन और प्रशासन देखता है। उसके ऊपर कई गांव की सर्वोच्च अदालत पड़हा, जो बड़े विवाद सुलझाती है। और इन दोनों के समानांतर एक आध्यात्मिक व्यवस्था है जिसका केंद्र पाहन है, जो गांव की आत्मा की रक्षा करता है। सब कुछ अपनी जगह पर है। आपने एकदम सही सारांश दिया। ये सामुदायिक जरूरतों की, मतलब न्याय, प्रशासन और आस्था की गहरी समझ को दर्शाती है। हर भूमिका स्पष्ट है, हर समस्या के लिए एक समाधान तंत्र है। यह आत्मनिर्भरता का एक ऐसा खाका है जो बाहरी हस्तक्षेप के बिना सदियों से फलता फूलता रहा। सही कहा। लेकिन यहाँ एक और महत्वपूर्ण तथ्य जो हमारे स्रोतों में सामने आता है, उस पर भी ध्यान देना जरूरी है। वो क्या है? दस्तावेज स्पष्ट रूप से बताते हैं कि इस परंपरागत मुंडा प्रशासन में महिलाओं को उच्च स्थान प्रदान नहीं किया गया था। इसका मतलब है कि निर्णय लेने के इन सभी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में मुंडा, मानकी, पाहन, पढ़ा राजा महिलाओं की सीधी भागीदारी नहीं थी। ओहो! ये इस व्यवस्था का एक ऐसा पहलू है जिसे आज के नजरिए से देखना और समझना बहुत जरूरी है। ये वाकई एक बहुत जरूरी बिंदु है। एक तरफ इतनी विस्तृत और संगठित व्यवस्था है जो न्याय और संतुलन की बात करती है, और दूसरी तरफ सामाजिक संरचना में इस तरह की सीमाएं भी मौजूद थीं। हाँ, और यही हमें किसी भी व्यवस्था का समग्र मूल्यांकन करने के लिए प्रेरित करता है। हमें उसकी खूबियों को भी स्वीकार करना चाहिए और उसकी सीमाओं को भी। तभी हम उससे सही सबक सीख सकते हैं। बिल्कुल सही। इस पूरी चर्चा ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है। इन स्रोतों ने हमें इस व्यवस्था की संरचना के बारे में विस्तार से बताया, जिसमें वंशानुगत भूमिकाएं और एक परिभाषित पदानुक्रम है। ये एक सवाल खड़ा करता है जिस पर हमारे श्रोता को सोचना चाहिए। परंपरा और विरासत पर बनी एक व्यवस्था आधुनिक लोकतांत्रिक सिद्धांतों के सामने कैसे अनुकूल होती और विकसित होती है? क्या होता है जब ये दो दुनियाएं मिलती हैं, जहां एक तरफ नेतृत्व विरासत में मिलता है और दूसरी तरफ वोट से चुना जाता है?